हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माई चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास +2 सोशोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम लेसन थर्ड सोशोलॉजी इट्स रिलेशनशिप विथ अदर सोशल साइंस। ये आपके बुक में टॉपिक है। पहला है 3.1 द रिलेशनशिप बिटवीन सोशोलॉजी एंड हिस्ट्री। सेकेंड द रिलेशनशिप बिटवीन सोशोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। थर्ड द रिलेशनशिप बिटवीन सोशोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। द रिलेशनशिप बिटवीन सोशोलॉजी एंड सोशल वर्क। द रिलेशनशिप बिटवीन सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी। लास्ट है आपका द रिलेशनशिप बिटवीन सोशोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। ये आपकी बुक में हेडिंग्स है, पूरा चैप्टर ऐसी है हेडिंग वाइज। तो 6 हेडिंग है और 6 में से 4 में क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं पिछले 10 सालों में। जो आपके 3.2 है इसमें 2017 में सेम क्वेश्चन आया था, अक्टूबर में भी और सेम अप्रैल में भी था। एक ही साल में 3 एग्ज़ाम होते हैं ना, इसके अप्रैल, अक्टूबर और दिसंबर ऑन डिमांड एग्ज़ाम होता है। 45 डेज का प्रोसेस होता है जिसमें एग्ज़ाम भी और रिजल्ट भी एक हफ्ते के अंदर अंदर आ जाता है। तो ये 3 एग्ज़ाम इग्नू नहीं से आपका लेता है। तीनों में सेम पैटर्न होते हैं। सब अगर सब्जेक्ट आपके पास सोशोलॉजी है तो पैटर्न सेम होगा, पेपर भी सेम होगा। और तीनों में असाइनमेंट सबमिशन का प्रोसेस है जो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलवाते हैं और पासिंग में हेल्प होता है। एक बार देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से है जो आपके एग्जाम में आया हुआ है ऑलरेडी। डिफरेंशिएट बिटवीन सोशोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। द रिलेशनशिप बिटवीन सोशोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। द रिलेशनशिप बिटवीन सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी। डिफरेंशिएट बिटवीन सोशोलॉजी एंड हिस्ट्री। आपके 29 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा ऑप्शन इसी सब्जेक्ट में होता है क्वेश्चन सिलेक्शन का, क्योंकि यहाँ 29 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। टाइम लिमिट आपके 3 घंटे होते हैं और टोटल मार्क्स 100 होता है। पैटर्न इसलिए बताता हूँ ताकि स्टूडेंट को पता हो कि कौन कौन से चैप्टर में कैसे क्वेश्चन आते हैं। 4 मार्क्स, 2 मार्क्स, 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन रह जाएंगे वो एक वीडियो में ही सब कवर कर दूंगा आपको, जिसमें से जितने 10 ईयर्स में 1 मार्क्स के क्वेश्चन आए होंगे ऑलरेडी। ये एक एक चैप्टर में मैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक बार फिर उससे पहले चैप्टर का नेम देख लेते हैं, सोशोलॉजी इट्स रिलेशनशिप विद अदर सोशल साइंस। क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंशिएट बिटवीन सोशोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। अब यहाँ पे आपको एक बार सोशोलॉजी का मैं एक्सप्लेन करूँगा, बाकी में सेम है इसीलिए नहीं करूँगा। और सेकेंड साइड जो डिफरेंशिएट है वो सब में मैं एक्सप्लेन करूँगा, तो आपने ध्यान से समझना है ताकि आपको चीज़ें समझ आए और फिर याद करने में अच्छे से याद हो, ताकि आप अच्छे से पेपर में लिख सकें और मार्क्स ले सकें। सोशोलॉजी स्टडी सोशल रिलेशंस, हेंस सोशोलॉजी इज अ जर्नल साइंस। तो सोशोलॉजी एक प्रकार का जर्नल साइंस है। सोशोलॉजी इज अ कम्प्रिहेंसिव साइंस बिकॉज इट स्टडीज एवरी एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ ऑफ मैन। अब एवरी एक्सपेक्ट की मीनिंग सिंपल यहाँ पे निकल के आती है कि जब हम सोशोलॉजी पढ़ते हैं तो सोशोलॉजी में कल्चर, लाइफस्टाइल, उसके बाद फूड कि खान पान कैसे है, रहन सहन कैसे है। अब इसमें 3 पार्ट में आप डिवाइड करके सब चीज़ों को समझ सकते हैं। एक होता है ट्राइबल्स, एक होता है विलेज और एक आपके सिटीज़। तीनों में सब चीज़ होगा। लाइफस्टाइल डिफरेंस है, खान पान, रहन सहन, वो सब डिफरेंस है तीनों में। तो इन तीनों के जो लाइफस्टाइल है और इन तीनों के जितने एक्सपेक्ट हैं उन सब पे स्टडीज़ की जाती है। उसके अलावा रिलीजियस, कास्ट सिस्टम, इन सब पे स्टडीज़ होते हैं अकॉर्डिंग टू मैन, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन। तो इसीलिए बोला गया एवरी एक्सपेक्ट। द आउटलुक ऑफ सोशोलॉजी इज ब्रॉड। अब ब्रॉड और एक वर्ड और होता है नैरो। दोनों वर्ड की पहले मीनिंग जान लेते हैं। एसएसटी पढ़ने का एक सबसे बेसिक रूल होता है कि आपको वर्ड पता होने चाहिए। जितने वर्ड आपको सब्जेक्ट की पता होगा उतनी ज़्यादा सब्जेक्ट आपको इजी समझ में आएगा। फिर आप आंसर लिख भी सकते हैं और अगर आप एज अ आंसर प्रैक्टिस करें तो जल्दी याद होगा। तो ब्रॉड की यहाँ पे सिंपल मीनिंग है हम चीज़ों को खुला विचार, जो आपने सुना होगा ना वर्ड, वो ब्रॉड ही है। खुला विचार स्पेशली ब्रॉड वर्ड इंग्लिश में यूज़ होगा। और नैरो बोलते हैं छोटी सोच। तो छोटे विचार जो होते हैं वो सब आपका नैरो होगा, छोटा, तो उसे ही बोलते हैं हम नैरो। अब देखते हैं यहाँ पे द स्टडी ऑफ सोशोलॉजी इज कलेक्टिव्स इन नेचर।
अब कलेक्टिव्स इसलिए यूज़ किया गया है, इसका एक बेसिक रीज़न है, यहाँ पे आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है एवरी एक्सपेक्ट, तो इन सब को कलेक्ट किया जाता है सोशोलॉजी में, इसलिए बोला गया है कलेक्टिव्स इन नेचर। लास्ट पॉइंट चेक करते हैं, द लॉ ऑफ सोशोलॉजी आर रिलेटेड टू द सोशल बिहेवियर। अब सोशोलॉजी के जो लॉ काम करते हैं वो रिलेटेड टू सोशल बिहेवियर है। अब अगर सोशल बिहेवियर ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर सोशल बिहेवियर में प्रॉब्लम है तो सोसाइटी आपको बाहर कर देगा। अब सेकंड देखते हैं एंथ्रोपोलॉजी। द एंथ्रोपोलॉजी स्टडी नॉट ओनली देयर सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड social relation in the study of primitive society but also their economics, organization, religions, rites, language, custom, tradition, art, music, family, organization, etc. All the element and subjects are studies। तो एंथ्रोपोलॉजी में ये सब आते हैं। सोशोलॉजी के आपने देख लिया, सीधा एक्सप्लेन किया जनरल साइंस। एंथ्रोपोलॉजी अप्रोच विद इन एंथ्रोपोलॉजी रेफर टू प्योर नॉलेज एंड टू पास्ट। अब एंथ्रोपोलॉजी में कुछ भी आप पढ़ते हैं तो वो स्टार्टिंग से लेकर अब तक काउंट किया जाता है। अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ह्यूमन पहले रहते थे आदि मानव के टाइम कैसे और आज कैसे, तो उस टाइम से लेकर अब तक पूरा काउंट होगा एंथ्रोपोलॉजी में। सोशोलॉजी में इतने एक्सपेक्ट नहीं देखे जाते, सोशल लाइफ को देखा जाता है, वो कैसे कैसे सर्वाइव करते हैं, ये दोनों में डिफरेंस है। The study of anthropology mainly focus on tribal society। एंथ्रोपोलॉजी का मेन फोकस होता है ट्राइबल्स, जबकि सोशोलॉजी का ऐसा नहीं है। सोशोलॉजी का सीधा उसका रेस्पेक्ट है कि सोशोलॉजी में हर टाइप्स के ह्यूमन को हमने एनालिसिस करना है, रीड करना है, ब्रॉड माइंड से स्टडी करना है, ये रूल है सोशोलॉजी का। जबकि एंथ्रोपोलॉजी का ऐसा नहीं है, स्पेशली फोकस ऑन ट्राइबल्स। नॉन ट्राइबल्स स्टडी होता है बट फोकस जो है वो आपके ट्राइबल्स को ही होता है। एंथ्रोपोलॉजी विच इज़ डिफाइंड एज अ साइंस ऑफ मैन स्टडीज कल्चर एंड सिविलाइजेशन। अब सिविलाइजेशन इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि स्टार्टिंग से लेकर अब तक की स्टडी सिर्फ इसी बेसिस पे हो सकती है कि स्टार्टिंग सिविलाइजेशन से था, अभी कैसा है। क्वेश्चन सेकेंड है इसमें, अब यही क्वेश्चन एक है आज के पूरे चैप्टर्स में से जो 2 बार रिपीटेड है एक ही साल में और दोनों में सेम है, एक अक्टूबर का और एक अप्रैल का है। तो यहाँ मेंशन नहीं किया टाइमिंग, लेकिन 2 एक ही साल में आए हुए आपके, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन रीड करके समझते हैं कि कितना डिफरेंस है। तो डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन सोशोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। सेम अगला क्वेश्चन भी है, तो आप देख सकते हैं दोनों सेम है, और ये आपके अक्टूबर और अप्रैल एक साल में 2 बार क्वेश्चन आया है और दोनों में थोड़ा भी चेंज नहीं हुआ है। तो इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं तो आपने छोड़ना नहीं है, अच्छे से करके आना है। अगर एक क्वेश्चन आता है तो 4 में से 3.5 तो लेके आने हैं। अगर जो पॉइंट्स करा रहा हूँ, अगर टीचर बेस्ट है तो पूरे मार्क्स मिल सकते हैं, आपकी कटिंग ना हो। और जैसे स्पेस मैंने लिखा हर पॉइंट को, और एक स्केल लेके जानी है ताकि डिफरेंस क्वेश्चन में आपने चीज़ों को डिवाइड करनी है, एग्जाम में दूसरे पे डिपेंडेंसी ना हो। स्केल खुद लेके जाना है सोशोलॉजी के एग्जाम में। हिस्ट्री में भी सेम है, एक क्वेश्चन ऐसा डिफरेंस बेसिस का आता ही है। पॉलिटिकल में भी सेम है, तो डिफरेंस बेस के क्वेश्चन के लिए एक स्केल का यूज़ आपने करना है आंसर के लिए। सोशोलॉजी यहाँ सेम सारे पॉइंट है। सीधा पॉलिटिकल देखते हैं। पॉलिटिकल साइंस इज अ साइंस ऑफ स्टेट पॉलिटिकल सोसाइटी। पॉलिटिकल साइंस में जितनी चीज़ें पढ़ते हैं वो स्टेट कंट्री और सोसाइटी को टारगेट किए जाते हैं, और उसका एक ही जो मोटिव होता है कि हम सारे जो एक्सपेक्ट होता है पॉलिटिकल रखेंगे। द अप्रोच ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज ऑफिशियल एंड पॉलिटिकल। यहाँ पे पॉलिटिकल में मीनिंग निकल के आएगा इस लाइन में। पॉलिटिकल का सिंपल अप्रोच होता है सत्ता, शासन चलाना, यही बोला गया, ऑफिशियल वर्क करना। पॉलिटिकल साइंस स्टडीज द मीनिंग ऑफ कंट्रोल एक्सेप्टेड बाय द स्टेट। सोशोलॉजी में कुछ भी कंट्रोलिंग नहीं होता, सिर्फ हम उसे ब्रॉड माइंड से सोचते हैं, समझते हैं और चलाते हैं। पॉलिटिकल में ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ कंट्रोल करके काम किए जाते हैं, यही रूल है। पॉलिटिकल साइंस स्टडीज द मीनिंग ऑफ कंट्रोल एक्सेप्टेड बाय द स्टेट।
स्टेट को कंट्रोल करके ही चलाया जाता है, यही रूल है इसको। पॉलिटिकल साइंस सी द इंडिविजुअल एज अ पॉलिटिकल एनिमल, एनिमल के जगह आप ह्यूमन यूज़ कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंडेंसी है, लेकिन यहाँ पे एनिमल की मीनिंग अलग आ रही है थोड़ी सी, तो आप ह्यूमन आसानी से यहाँ यूज़ कर सकते हैं। पॉलिटिकल हर व्यक्ति को एज अ पॉलिटिकल ह्यूमन समझता है। रीज़न सिंपल है कि अगर किसी पॉलिटिशियन से आप पूछोगे कि व्यक्ति उसके लिए क्या है, तो बोलेगा वोटर्स है। सेम इसीलिए यहाँ पे ये लाइन लिखा गया है कि वो पॉलिटिकल ह्यूमन समझता है। पॉलिटिकल साइंस इज द साइंस रिलेटेड टू द पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट सिस्टम। पॉलिटिकल का सिंपल रूल है कि उसका रिलेशंस पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट सिस्टम से है। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। साइकोलॉजी और मेंटल में काफ़ी डिफरेंस है। मेंटल को बंद करके रखा जाता है, साइको को बंद करके नहीं रखते। ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस सामने से ही है। और दूसरा, जो मेंटल होते हैं वो कुछ भी काम नहीं कर सकते, साइको थोड़े बहुत काम करते भी। साइको इसलिए वर्ड यूज़ होता है क्योंकि उन्हें उस काम के अलावा और कुछ भी नहीं दिखता। दूसरा, सबका अलग अलग मेंटल कैपेसिटी होता है, वर्क होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, इसलिए साइको वर्ड यूज़ कर लिए जाते हैं। अब थोड़ा सा आंसर देखते हैं, फिर देखते हैं कितना डिफरेंस है, जो पॉइंट्स है उसमें कितने कितने हमें लिखने क्या क्या है। साइकोलॉजी इज कंसिडर्ड विद द इंडिविजुअल एंड मेंटल प्रोसेस। बिल्कुल, इसका सिंपल है, मेंटल मानसिकता से है। मेंटल यानी मानसिकता की बात की जा रही है। अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजी द बेसिस ऑफ द एवरी बिहेवियर ऑफ मैन इज मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैन हिमसेल्फ। हर व्यक्ति का मानसिकता या बिहेवियर वो खुद चुनता है या खुद बनाता है, ये बोला जा रहा है साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग। Thus the approach of psychology is individual। अब सोशियोलॉजी का क्या है कि वो इंडिविजुअल कुछ भी नहीं है, सब चीज़ सोसाइटी के अकॉर्डिंग है, एक कम्युनिटी के अकॉर्डिंग होता है काम। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे इंडिविजुअल है। हर व्यक्ति की साइकोलॉजी अलग अलग है, सेम नहीं है, इसलिए इंडिविजुअल है इस पॉइंट में। द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी स्पेशली द मेंटल टेंडेंसी ऑफ मैन ओनली। अब यहाँ पे साइकोलॉजी बोला गया कि स्पेशली टेंडेंसी ये कि सबकी साइकोलॉजी एक एक व्यक्ति की अलग अलग है, यही हमारी टेंडेंसी भी है। साइकोलॉजी मेक इट्स स्टडी पीरियड ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड ऑब्जर्वेशन। साइकोलॉजी को जानने के लिए, समझने के लिए हमें एक टाइम पीरियड फिक्स करना होता है, जैसे बोलते हैं 21 दिन का, फिर 51 दिन या 31 दिन की होती है प्रोसेस, फिर उसके बाद टेस्टिंग होती है, ऑब्जर्वेशन होता है, तब उस पर स्टडी होती है। साइकोलॉजी का ये रूल है। आपने ये सुना होगा कि अगर 21 दिन कोई भी काम किया जाए तो वो काम की आदत हो जाती है हमें, ये साइकोलॉजी का ही एक पार्ट है। तो उस पर एक टाइम पीरियड फिक्स किया गया, टेस्ट किया गया, ऑब्जर्वेशन किया गया, तब ये नियम निकाला गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन आपके 11 में आया हुआ है और 2 मार्क्स में है। अब आप सोचेंगे 2 मार्क्स में मैंने 5 पॉइंट यहाँ गिवन किए हैं। अब ये खुद देखिए कि 2011 में आया और 2022 चल रहा है। अगर अब आए और 4 मार्क्स में आ जाए तो आप कैसे लिखेंगे? मैं 2 पॉइंट्स अगर यहाँ करा दूँ तो बाकी अगर 4 मार्क्स में आएंगे तो आप कंफ्यूज होंगे वहाँ पे कि सर ने तो 2 ही पॉइंट्स करवाए थे। अब तो यहाँ से मैं 4 मार्क्स के करवा के आपको जाने दे रहा हूँ। बाकी अगर एग्ज़ाम में आते हैं 2 मार्क्स के तो आपने 2 पॉइंट्स लिखने या 3 पॉइंट्स, तो आपके पास ऑप्शन रहेंगे। एक बार क्वेश्चन देखते हैं। लिस्ट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री। हिस्ट्री इज द स्पेशली साइंस बिकॉज इट इज़ द कंसिडर ओनली विथ हिस्टोरिक इवेंट्स। अब अगर हिस्टोरिक इवेंट ही नहीं होगा तो हिस्ट्री का तो एंडिंग हो जाएगा ना। हिस्ट्री बेसिस ही वही है हिस्ट्रिक इवेंट्स पे। हिस्ट्री यूज द हिस्टोरिकल मेथड, इनके मेथड है उसके अकॉर्डिंग ही हम चीज़ों को जानते हैं। हिस्ट्री इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ एनिसेंट इवेंट्स। प्राचीन इवेंट्स की बात हो रही है, जैसे कि आपने सुना होगा राजाओं की लड़ाई या मुगल की लड़ाई या शासन, ये होता है, यही इवेंट्स बोलते हैं एनिसेंट इवेंट। हिस्ट्री स्टडी सिविलाइजेशन एंड कल्चर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंट्रीज टाइम।
सिविलाइजेशन वर्ड आपको पता होगा, हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये हमने वर्ड सिर्फ हिस्ट्री में सुना है और दूसरे सब्जेक्ट में ये वर्ड यूज़ नहीं होता है। कल्चरल, कि हमारी कल्चर सिस्टम पहले कैसे थी, कंट्री की स्टार्टिंग टाइम से लेकर अब तक की हिस्ट्री, जो हिस्ट्री वो चेक की जाती है, यानी कि कैसे वो चेंजेस हुए हैं इतने सालों में। तो ये जो सब्जेक्ट का एक मेथड है उसके अकॉर्डिंग ही हम इसको स्टडी करते हैं। हिस्ट्री इज़ नॉट मोर ऑथेंटिक बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेस्ट एंड टेस्ट देम इन हिस्टोरिक मेथड। अब यहाँ पे बोला गया हिस्ट्री के लिए कोई फिक्स मेथड नहीं है कि चीज़ों को जान ले, समझ ले। अब एक चीज़ और हिस्ट्री में यहाँ पॉइंट आता है कि हिस्ट्री में जितनी चीज़ें लिखी गई हैं उसकी कोई गारंटी वाली प्रमाण नहीं है कि वो सही है। हो सकता है कि सही ना हो सकता है कि सही हो लेकिन एक स्टेप पीछे हो। तो यही बोला जाएगा हिस्ट्री का कोई फिक्स चीज़ें नहीं है, पॉसिबिलिटी का जो है वो फिक्स नहीं है, नॉट पॉसिबल। और हिस्ट्री में जो चीज़ें होती हैं वो सुन के भी लिखी जाती हैं, देख कर भी लिखी जाती हैं, या कई बार राजा खुद लिखवाते थे पॉजिटिव। तो अब यहाँ समझ सकते हैं कि हिस्ट्री का कोई भी फिक्स नहीं है, ना ही कंटेंट ना ही एविडेंस, कुछ हद तक फिक्स है और कुछ हद तक नहीं भी, 50-50 है हिस्ट्री में। अब देखते हैं, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, वैसे तो सारे इम्पोर्टेंट है जितने मैंने कराए। अब नॉर्मली मैं एक चैप्टर में आपके 4 या 5 क्वेश्चन कराता हूँ हाईएस्ट, किसी किसी में 3 भी कराए मैंने। तो अगर एक चैप्टर में बुक में कितने दिए हुए हैं, बुक में आपके कम से कम 12-15 क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट ही मैं 5 करा रहा हूँ। अगर आप ऐसे ही सिर्फ फॉलो अप करते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। जो स्टूडेंट फॉलो अप करते हैं उनके अच्छे मार्क्स ऑलरेडी आते हैं। ये क्वेश्चन अब तक नहीं आया, चांसेस है आपके कि 22 में आ सकता है, इसलिए करा रहा हूँ ताकि अगर आ जाए और मैं कराऊँ ही ना तो आप ये कहेंगे इकोनॉमिक्स वाला तो रह गया, वो हेडिंग में था भी, तो आप करा सकते थे। तो इसलिए यहाँ पे मैं आपको करा देगा हूँ इकोनॉमिक्स भी। अब थोड़ा सा देखने 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग है। अगर 2 में भी आता है तो आपने 2 पॉइंट लिखना है या 3, जितने आपको सही लगते हैं उतने आप वहाँ अटेम्प्ट कर लीजिए। वैसे 3 लिखिए, कई बार होते हैं कि एक पॉइंट में वर्ड मिस्टेक हो तो पॉइंट एक्सेप्टेबल ही नहीं होता है, तो 3 पॉइंट यूज़ कर सकते हैं आप यहाँ पे 2 मार्क्स में। 4 में आया तो सारे ही लिखने, पाँचों के पाँचों पॉइंट। सोशोलॉजी एक बार बता चुका हूँ, तो यहाँ पे सीधा इकोनॉमिक्स ही देखते हैं। इकोनॉमिक्स स्टडीज इकोनॉमिक्स रिलेशंस, सो इकोनॉमिक्स इज अ स्पेशली साइंस। स्पेशल साइंस इसलिए वर्ड यूज़ हुआ है क्योंकि जितनी पैसे से लेन देन होती है या जितनी पैसे से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो सब के सब इकोनॉमिक्स में आते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए बोला जाता है स्पेशल, क्योंकि जो ह्यूमन सर्वाइव है वो पैसे पे ही बेस्ड है। अगर पहले था कि वस्तुओं का लेन देन हो रहा है तब सर्वाइविंग चल रहा है सोसाइटी में, अब नहीं है, अब सब पूरे वर्ल्ड वाइड ही पैसे के द्वारा सर्वाइव होता है, इसलिए इसे स्पेशल साइंस भी बोला जाता है। इकोनॉमिक्स इज अ स्पेशल साइंस बिकॉज इट इज़ द रिलेटेड टू द इकोनॉमिक्स एक्सपेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। हर ह्यूमन बीइंग ऑलरेडी बहुत कीमती है हर सब्जेक्ट की नज़र से, लेकिन इकोनॉमिक्स की नज़र से कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी इनकम होती है, अपनी खर्च करने की कैपेसिटी है, इसीलिए जिससे इकोनॉमिक सिस्टम का साइकिल चलता है। द मेन इकोनॉमिक्स अप्रोच इज इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स जो पढ़ते हैं या उनका अप्रोच ही इकोनॉमिक्स होगा। एस और बिना एस की मीनिंग 2 अलग अलग हैं, उसको ध्यान से देखना और ऐसे ही लिखना है। द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर। इकोनॉमिक्स में भी इंडिविजुअल नेचर है सबका। अब ऐसा नहीं है कि सबके पास इक्वल इनकम आती है और इक्वल खर्च करते हैं, इसीलिए सबका अलग अलग नेचर यहाँ पे बोला गया है। लास्ट पॉइंट, इकोनॉमिक्स एक्टिविटी आई कंसीडर टू बी द बेसिस इन द लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स में भी अलग अलग नियम बने हुए हैं। अब रूल ये है कि अगर ज़्यादा प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा तो वो वेस्टेज ही होगा, वो इकोनॉमिक्स बैलेंस नहीं है। लिमिट में चीज़ें होगी तो बैलेंस है, इसीलिए लॉ बनाए जाते हैं हर सब्जेक्ट में। अगर लॉ टूटते हैं तो पनिशमेंट मिलेगा ही। अगर ज्योग्राफी में लॉ टूटेंगे तो पनिशमेंट मिलेगा। जो बाढ़ भूकंप ये सब क्या है,
ये ज्योग्राफी के नियम टूटने के कारण आते हैं। इकोनॉमिक्स में अगर ऐसा होगा तो मार्केट सिस्टम खराब होगा। जो श्रीलंका की हालत है वो इकोनॉमिक सिस्टम खराब होने पे है। अगर खराब होएगा या इकोनॉमिक्स का सर्कल टूटेगा तो ऐसे ही क्राइसिस आते ही हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपके कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। उसके बाद इस चैप्टर से आपको ये भी पता लगा डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। पिछले 10 ईयर्स में जब जब आए हैं चैप्टर से, एनआई उसके पास एक ऑप्शन ये है कि उसके पास 28 चैप्टर हैं और पेपर बनने के लिए सिर्फ 10 से 15 चैप्टर काफ़ी होते हैं किसी भी एग्जामिनर को। तो यही रीज़न है कि यहाँ कई बार एक चैप्टर से क्वेश्चन नहीं, किसी और चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा दे देते हैं, 2 या 3 भी। तो आपने सभी वीडियोस देखनी है ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। और मैं स्पेशली शॉर्ट में ही कराता हूँ और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। उम्मीद है इस वीडियो से आपका हेल्प हुआ होगा। जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। कोई डाउट है आपके तो कमेंट में लिखिए। वीडियो कैसा लगा बता सकते हैं कमेंट में। अगर वीडियो अच्छे हैं तो लाइक कीजिए। आपके फ्रेंड्स हैं तो उन्हें शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, वो भी पास हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।